नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि एक जो बच्चा होता है वो क्या क्या सीखता है। वो जो भी अच्छा सीखता है या बुरा सीखता है तो उसके सीखने के क्रम में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? परिवार, शिक्षण संस्थान और समाज की। उसकी बड़ी सराहना की आप लोगों ने। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंस है, उसी के आगे से बुद्धिमत्ता। देखो, इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इसको शुद्ध भाषा में कहें तो बुद्धि, यानी जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सफल होगा, ऐसी मान्यता है। एक बात सत्य भी है कि देखिए, जो ये पृथ्वी है हमारी, इस पे लाखों करोड़ों जीव हैं, उसमें एक मनुष्य भी जीव है और ये सभी से इस समय सर्वोपरि है। मतलब एक तरह से सब पर राज कर रहा है। यानी मनुष्य जो सब लोगों को जीत लिया, सारे जीवों से श्रेष्ठ बन गया, उसका रीज़न क्या है? बुद्धिमानी। सभी जीवों में प्रायः मनुष्य जो है वो शारीरिक रूप से सबसे कमज़ोर माना जाता है। आदिम काल में जब शेर, बाघ, चीता, बंदर सभी जानवर थे, उसके साथ मनुष्य भी था, तो अगर शारीरिक देखा जाए रूप में तो मनुष्य सबसे कमज़ोर था, लेकिन उनसे विजय प्राप्त किया क्योंकि मानसिक रूप से सबसे मजबूत था। तो ये उनसे बच कैसे सका? क्योंकि इसके पास बुद्धि थी। तो यकीनन बुद्धि बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये डिबेट हमेशा से बना रहा है कि क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, यानी जिस बच्चे में बुद्धि ज़्यादा होगी और जिस बच्चे में बुद्धि कम होगी, सामान्य स्तर की होगी, क्या हमेशा उससे ये बुद्धिमान लड़का सफल होगा? तो इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन अनुमान यही लगाया जाता है कि जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सफल होगा। लेकिन हम लोग जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सामान्य बुद्धि के हैं, एकदम नॉर्मल हैं, लेकिन अपने जीवन में आगे बहुत बढ़ जाएंगे। या पीछे का देखें तो जो बहुत विद्यार्थी जीवन में एकदम सामान्य स्तर के थे, लोगों को लगता था ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, वो बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान थे, खूब दूसरों को बेवकूफ़ बनाते थे, है ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, वो हो सकता है सफल ना हो, आज चौराहे पे घूम रहे हों। तो ऐसा क्यों होता है? क्या बुद्धि ही सब कुछ है हमारी सफलता में, या बुद्धि के अलावा भी कुछ है? और अगर बुद्धि या बुद्धि के अलावा जो कुछ भी है तो ये कितने प्रकार की है? क्या एक व्यक्ति हर जगह सफल हो सकता है? क्या एक ही व्यक्ति गणितज्ञ और साहित्यकार, दार्शनिक, क्या सब कुछ बन सकता है? अगर एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं बन सकता, कुछ विशेष ही उसके अंदर गुण है, कुछ विशेष प्रकार की ही बुद्धि है, तो इसका मतलब ये होता है कि बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। तो बुद्धिमत्ता कई प्रकार की होती है। अब हम बुद्धिमत्ता कई प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ये मनोविज्ञान का एक विषय है, साइकोलॉजी का एक विषय है। बुद्धिमत्ता 8 प्रकार की होती है, लेकिन इसके पहले का जो डिबेट है और इसका जो इतिहास है, हम उसको अगर समझेंगे तो पूरी बात हम समझ जाएंगे और हम अपने बच्चे में वो गुण तलाश लेंगे जिससे हमें ये पता हो जाएगा कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में सफल होगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। देखिए, आदमी कोई भी किसी भी विषय में जब पीएचडी करता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी वो दार्शनिक हो गया एक तरह से। तो सभी विषयों की जननी जो है वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र समझिएगा ध्यान से, यानी एक ज़माने में दर्शन शास्त्र ही विषय था, दर्शन शास्त्र से सारे विषय बढ़े। तो दर्शन शास्त्र का ही एक छोटा सा पार्ट था जिसमें अध्ययन किया जाता था, उसका नाम था साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। 1850 ईस्वी तक, बहुत लंबी अवधि नहीं है, बहुत पहले की बात नहीं है, केवल 1850 ईस्वी तक दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो छोटा सा पार्ट था मनोविज्ञान, अब तो एक अलग विषय बन गया है। मनोविज्ञान में केवल आत्मा, चेतना, मन, इसी का अध्ययन किया जाता था। लोक, परलोक, बस इसी का अध्ययन होता था, इसके अलावा कोई अध्ययन नहीं होता था। 1850 के बाद इसी में से बुद्धिमत्ता का एक पाठ शुरू हुआ, यानी इसी के अंतर्गत बुद्धिमत्ता थी। इसको व्यापक रूप से पढ़ाया जाने लगा 1850 के बाद, यानी 1900 ईस्वी तक ये खूब एक अलग विषय के रूप में डेवलप हो गया मनोविज्ञान के ही अंतर्गत। तो बुद्धिमत्ता किस विषय का पार्ट माना जा सकता है? मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। इंटेलिजेंस एक पार्ट है। 1850 से शुरू हुआ, 1950 में एक स्वतंत्र विषय के रूप में डेवलप हो गया, इसकी स्टडी शुरू हो गई। और 1980 से, समझिएगा, आज से केवल 40 साल पहले, 42 साल पहले, 1980 से ये
माना गया कि बुद्धिमत्ता 8 प्रकार की होती है और इन 8 प्रकार में किसी के अंदर जो भी है, अगर बच्चा उसी क्षेत्र में काम करे तो सफल हो जाएगा। तो ये 8 प्रकार की हम चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम मिटाकर आपको बताते हैं कि बुद्धिमत्ता आखिर होती क्या है, तब तो हम इसका अध्ययन करेंगे, तब तो हम अपने बच्चे में खोजेंगे ना कि कौन सी बुद्धि है। तो पहले हम बात करें कि आखिर बुद्धिमत्ता है क्या, कैसे इसका अध्ययन शुरू हुआ। तो अगर बात की जाए कि बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस क्या है, तो यह एक योग्यता है। क्या है? योग्यता है या फिर क्षमता है। कैसी क्षमता है? तर्क करने की क्षमता है, यानी बुद्धि के ही माध्यम से लोग तर्क करते हैं। कहते हैं जिसके पास बुद्धि नहीं वो तर्क क्या करेगा, उसको कोई भी कहानी मनगढ़ंत सुना दी जाएगी वो विश्वास कर लेगा, लेकिन बुद्धि रहेगी तो उसको तर्क के माध्यम से परखेगा, समझेगा वो। यानी बुद्धि के माध्यम से कोई व्यक्ति तर्क करेगा, कोई चीज़ समझेगा और उसकी अवधारणा बनाएगा अपने मन से। कोई भी कहानी पढ़ेगा, जैसे एक ही कहानी किसी को सुनाई जाए तो उसी कहानी से वो क्या उसका मीनिंग निकालते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग उसकी मीनिंग निकालेगा, उसका अलग अलग व्याख्या करेगा, उसकी अवधारणा बनाता है और परिस्थितियों को सुलझाता भी है। जैसे अगर कोई समस्या सुनाई गई, कोई कहानी सुनाई गई, उस कहानी में कोई भी समस्या है तो पहले क्या करेगा व्यक्ति, उस कहानी को समझेगा, मतलब उसका अर्थ समझेगा वो कि कहानी में है क्या। फिर उसके बाद तर्क के माध्यम से परखेगा कि ये जो कहानी है वाकई में ऐसी घटना घटी है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, है ना। तो समझेगा, तर्क करेगा। तो इसको नंबर 1 पे रख सकते हैं। पहले समझेगा, फिर तर्क करेगा, तब तीसरी बात उसकी धारणा बनाएगा, यानी उसका जो मन है वो किसी और जाएगा। फिर उसके बाद वो अपना व्यू व्यक्त करेगा कि हाँ, इस कहानी में जो समस्याएं हुई या जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इसमें जो बताया गया है ये तो है ही, इसके साथ साथ अगर ये करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इन चारों चीज़ों का जो संबंध है बुद्धिमत्ता से है, यानी बुद्धिमत्ता एक योग्यता है तर्क करने की, समझने की, अवधारणा बनाने की और परिस्थितियों को सुलझाने की एक योग्यता और क्षमता है बुद्धिमानी। शुरुआत में जब बुद्धिमानी को परिभाषित किया गया तो ये उसका अर्थ बताया गया, अर्थ परिभाषा यही है। लेकिन जब इसका अध्ययन शुरू हुआ तो इसके 3 चरण थे अध्ययन के। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। हम लोग तीसरे चरण में चल रहे हैं। तीसरे चरण के ही माध्यम से हमारी पूरी बात क्लियर हो पाएगी। पहले चरण में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, जिनका नाम था अल्फ्रेड बीनेट। ये साइकोलॉजिस्ट हैं अल्फ्रेड बीनेट। 1900 से 1910 तक इन्होंने जो इसका कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने यही बताया, इसका 1 वे कॉन्सेप्ट बोला गया। 1 वे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है वो व्यक्ति सफल होगा। और बुद्धि क्या है? अवधारणात्मक समझ, तर्क करना, विश्लेषण करना, ये सब बुद्धि है। अल्फ्रेड बीनेट 1900 से 1910 इसी के अंतर्गत जो इन्होंने बात बताई उसी का अध्ययन होता रहा। फिर एक दूसरे मनोवैज्ञानिक आए जिसका नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन 1927 से 1980 तक कर सकते हैं इनको। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने इनका 2 वे सिद्धांत बताया। 2 वे यानी 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 बुद्धिमानी के 2 पार्ट बताए। एक जी फैक्टर बताया और एस फैक्टर बताया। यानी इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो एक ही प्रकार की नहीं होती, सब में बुद्धि एक ही प्रकार की नहीं होती। हर इंसान में बुद्धि 2 प्रकार की होती है, यानी बुद्धि के 2 पार्ट होते हैं। एक सामान्य होता है जनरल। सामान्य का मतलब जिस बुद्धि के माध्यम से किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे सबको ये पता होगा कि उसे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है ना, ये काला है, ये नीला है, ये पीला है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये चीज़ें एक सामान्य बुद्धि के तहत व्यक्ति जान सकता है, जो कॉमन होती है, सब में होती है। इसके अलावा एक होता है स्पेशल, यानी बोलते हैं उसको विशेष बुद्धि। इस विशेष बुद्धि के ही माध्यम से कोई विशेष क्षेत्र में व्यक्ति जाता है। जिसके पास केवल सामान्य बुद्धि है वो केवल सामान्य ही रहेगा। सामान्य के साथ साथ जिसके पास विशेष बुद्धि हो गई, जैसे किसी के अंदर तर्क करने की शक्ति ज़्यादा हो गई है ना, तो वो तार्किक
वो गणित ज़्यादा सीख लिया, रीजनिंग ज़्यादा सीख लिया, इंजीनियर बन गया, है ना, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसके अंदर खोज करने की बुद्धि ज़्यादा रही, प्रवृत्ति ज़्यादा रही, वो वैज्ञानिक बन गया। तो एक स्पेशल बुद्धि होती है। उसके बाद 1980 से लेकर के अब तक 3 डायमेंशनल, 3 नहीं बल्कि मल्टी कर सकते हैं, मल्टी का मतलब होता है बहुआयामी दृष्टिकोण। इसमें आते हैं आपके हावर्ड गार्डनर, ये साइकोलॉजिस्ट थे, हावर्ड गार्डनर, दार्शनिक साइकोलॉजिस्ट। 1980 में इन्होंने मल्टी डायमेंशनल बताया, मतलब बताया कि बुद्धि के 2 भाग ही नहीं होते, यानी बुद्धि 2 ही प्रकार की नहीं होती, बल्कि बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। बुद्धि 8 प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर, यानी अब 1980 से ये जो बुद्धि के 8 प्रकार बताए गए, इन 8 प्रकारों का अध्ययन शुरू हुआ है। अब इस पर रिसर्च चल रही है, इसका अध्ययन हो रहा है, और इन्होंने यही बात बताई कि इन 8 प्रकार में, अभी 8 प्रकार की हम चर्चा करेंगे आगे, इन 8 प्रकार में जिस भी व्यक्ति के पास जो होगी, व्यक्ति उसी क्षेत्र में सफल होगा। तो ये बुद्धि की जो इन्होंने 8 प्रकार बताए हावर्ड गार्डनर, वो कौन कौन से थे, पहले हम उसकी लिस्ट बना के देख लेते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता 8 प्रकार की होती है। हावर्ड गार्डनर ने बताया, ये 8 प्रकार हमने लिख दिया है हिंदी में। भाषाई बुद्धिमत्ता, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, रीजनल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक व गणितीय, स्पेशियल बोलते हैं, स्थानिक बुद्धिमत्ता, म्यूजिकल, बॉडली काइनेटिक, नेचुरल, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, यानी ये 8 प्रकार हैं। अब देखिए, इनका हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, जान लेते हैं इनका मतलब क्या है आखिर में। एक सामान्य बुद्धि तो है ही सब में, बिना उस बुद्धि के कोई व्यक्ति संसार में रह ही नहीं सकता। उसके बाद ये जो विशेष है 8 प्रकार हैं, इनमें ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे में एक ही हो या एक से अधिक हो, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसमें इन 8 में कोई भी एक ना हो। इन 8 में कोई ना कोई ज़रूर रहेगी, बशर्ते हमें उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। अब देखिए, भाषाई बुद्धिमत्ता जिस भी बच्चे के अंदर है, हालांकि ये जो भी है ये नेचुरल होती है, ये प्राकृतिक है, इसको अलग से नहीं डाला जा सकता। हाँ, कुछ रुचियों के माध्यम से कुछ आ सकता है कि देख करके व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो गया और फिर उस क्षेत्र में सफल हो गया, लेकिन ये रेयर केस में होता है। नेचुरली क्या होता है कि उसके अंदर पहले से ही इनमें से कुछ न कुछ क्षमताएं होती हैं, वो दिखने लगती हैं। तो भाषाई बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत ये वाली जब बुद्धि ज़्यादा होती है तो वो भाषा बड़ी जल्दी सीखते हैं, बहुत शुद्ध बोलते हैं। आपने खूब देखा होगा, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में तेज़ होते हैं, खूब गणित आती है, खूब विज्ञान, लेकिन जब उनको बोलने के लिए कह दिया जाए या लिखने के लिए कह दिया जाए, है ना, तो बहुत हिचकते हैं, शुद्ध नहीं बोल पाते। कुछ हैं बहुत धारा प्रवाह बोलते हैं बच्चे, उनको और कुछ नहीं आता, लेकिन उनको बोलना कह दीजिए या शुद्ध लिखना कह दीजिए, यही नहीं कोई दूसरी भाषा, भोजपुरी बताइए, बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। इंग्लिश कोई बोल रहा हो, जल्दी उसकी लाइन याद कर लेंगे, यानी भाषा की बहुत ज़्यादा उनको रुचि है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं या ऐसे जो बच्चे हैं, वो आगे चलकर बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। वो जो कुछ भी काम करेंगे उसमें जो भी टीम होगी उनकी, बहुत अच्छे से उसको वो मोटिवेट कर सकते हैं। ये माने नेतृत्व करने की क्षमता उनके अंतर्गत, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, जिसके पास ये भाषाई बुद्धिमत्ता है। ऐसे ही व्यक्ति लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं। समझ रहे हैं? जो कहते हैं ना कि बहुत लोग क्या होता है कि बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनको कह दिया जाए कुछ चीज़ लिखो या अपनी ही जीवनी लिखो तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति कवि बनेंगे, लेखक बनेंगे। जो लेखक बने हैं, जो कवि बने हैं, उनके अंदर यही वाली बुद्धिमानी थी, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धिमत्ता। तार्किक व गणितीय, रीजनल एंड मैथमेटिकल। तार्किक व गणितीय का मतलब होता है कि कोई भी आप उनको पहेली दे देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित बहुत जल्दी सीखते हैं, रीजनिंग बहुत जल्दी सीखते हैं, उनको कोई कहानी सुनाई जाए, इतिहास भूगोल कुछ भी, वो उनके पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन उनको कोई पहेली जैसी बात बताई जाए, किस्सा, मतलब पुराने ज़माने में होता है ना, पहेली लोग पूछते थे कि ऐसा हुआ, 2 लोग, 2 आगे 2 पीछे 1 बीच में, मतलब ऐसी बातें बहुत जल्दी वो कैच करते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं।
अपने हिसाब से वो समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत तार्किक व गणितीय क्षमता ज़्यादा होती है और ऐसे लोग इंजीनियर बनेंगे, जाहिर सी बात है, गणितज्ञ बनेंगे। अब जिस बच्चे में तार्किक क्षमता ज़्यादा है, गणितीय क्षमता ज़्यादा है और माँ बाप या मास्टर साहब या समाज उसको कह रहा है कि आप संगीत की दुनिया में चले जाओ, है ना, गाना गाओ, नई नई म्यूजिक बनाओ या फिर क्रिकेट खेलो या फिर कोई और काम करो, तो वो सफल नहीं होगा, उसकी उम्मीद बहुत कम है। उसके अंदर जो है उसी का विकास करेंगे, यानी उसी क्षेत्र में उसको जाने के लिए कहेंगे तो वो सफल होगा। दूसरे क्षेत्र में वो बहुत कम सफल हो पाएगा, संभावना बहुत कम है। इस क्षेत्र में उसको संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये उसके अंदर है बहुत ज़्यादा। स्थानिक इसको स्पेशियल बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि लोग खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी उनको कहीं भी एक रास्ते से ले जाया जाए तो फिर दोबारा उनको 20 वर्ष के बाद भी कहा जाए वहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाएंगे, वो भूलेंगे नहीं। जंगल में भटकेंगे नहीं, अगर एक बार भी गए हैं तो नए नए रास्ते वो खोज लेते हैं। ऐसे लोग फैशन डिज़ाइनर बहुत बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं। संगीतीय म्यूजिकल होता है, आप जानते हैं ये प्राकृतिक ही है एकदम। कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, बहुत मुश्किल है कि वो इस क्षेत्र में सफल हो जाएगा अगर उसके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। तो प्राकृतिक ही होता है। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग देखिए वहीं बैठे हैं, उसी कॉलेज में पढ़ें, वैसे ही माहौल में रहें, एक बड़ी अच्छी अच्छी शायरी लिख लेता है, एक तुरंत गाना बना लेता है, एक कैसे जवाब दिया जाए तुरंत ढूंढ लेता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कोई लाइन भी याद कराई जाए तो कुछ दिन याद रहती है फिर भूल जाती है उसके अंदर, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या होता है हमेशा नई नई चीज़ें खोज लेते हैं। तो आपने AR रहमान का नाम सुना होगा। अब AR रहमान के पास इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी है? म्यूज़िकल है, वो नई नई म्यूज़िक निकालते हैं। तो जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं वो उनके अंदर यही गुण होता है, यही बुद्धिमानी होती है। जो लोग गाना गाते हैं उनमें भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं है, वो गले का प्रभाव है। गला भी नेचुरल ही होता है। कुछ लोग गला, जैसे लता मंगेशकर का गला, अब कोई दूसरा व्यक्ति उनके जैसा कैसे गाना गा सकता है? जैसे कुमार सानू की आवाज़ अलग है ना, मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ अलग है, उदित नारायण की आवाज़ अलग है। अब जो गाना सुनता है, उदित नारायण का गाना बजेगा तुरंत आप जान जाएंगे उदित नारायण गा रहे हैं, कुमार सानू तुरंत। एक ही गाने को दोनों लोग गाएंगे तब भी आप जान जाएंगे। उदित नारायण की उदित नारायण वाली ही आवाज़ रहेगी, कुमार सानू की कुमार सानू वाली ही आवाज़ रहेगी, भले वही राग, वही धुन, वही सब कुछ है। तो उसको वो बदल नहीं सकते, वो गले का प्रभाव है। तो वो उसका बहुत रोल इसमें नहीं है। संगीत में क्या होता है, जो नई नई धुन खोजता है, म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं जो, उनमें ये गुण ज़्यादा होता है। शारीरिक गतियों संबंधित इसमें आप देखे होंगे कुछ बच्चे बहुत उनको कसरत करने का बड़ा शौक़ होता है ना, उल्टा लटकने का बड़ा शौक़ होता है, दौड़ने का बड़ा शौक़ होता है। जिम्नास्ट जो बनते हैं, खेल कूद में जिनकी बहुत रुचि होती है, दरअसल उनमें शारीरिक गतियों संबंधी बुद्धिमानी ज़्यादा होती है। कुछ बच्चे एकदम सुस्त बैठे रहते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता, खेल कूद या फिर जिम, एक्शन, डांस बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ लोगों की बड़ी रुचि होती है। एक ही घर के दो बच्चे, एक बड़ा डांस करने का बड़ा शौकीन है, एक बिल्कुल शौकीन नहीं है। एक खूब कसरत करता है, उसको अच्छा लगता है, एक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या है? नेचुरल है। तो जिस बच्चे के अंदर शारीरिक गतियों संबंधित बुद्धिमानी है वो अच्छा डांसर बनेगा, कोरियोग्राफर बनेगा, अच्छा जिम्नास्ट, खेल कूद में जा सकता है, उस क्षेत्र में वो ज़्यादा सफल होगा। क्रिकेटर भी इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सब लोग क्रिकेटर थोड़ी ना बन सकते हैं, सब लोग कबड्डी नहीं खेल सकते ना, ऐसे ही लोग। प्रकृति संबंधित कुछ लोगों को देखो शहरों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गांव बाज़ार में जाएंगे, शहर में जाएंगे, उनको एकदम ऊब लगने लगेगी। उनको लगे कितना जल्दी मैं जंगल में चला जाऊं, या ऐसी जगह जहां खूब हरियाली हो, खूब चिड़िया चहक रही हो, वहां रहने के लिए कह दिया जाए उनको, वही उनको मज़ा आता है। तो उस क्षेत्र से जो भी संबंधित काम है वहाँ वो बहुत सफल होंगे। तो प्राकृतिक संबंधी, अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी चिड़िया की आवाज़ सुनाई जाए वो तुरंत अंतर बता देगा कि ये कौन सी चिड़िया की आवाज़ है, क्योंकि उनकी उसमें रुचि है, वही चीज़। अब ये जो दोनों बचते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल होता है और इंट्रापर्सनल होता है। तो अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस जो होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमानी जो होती है, दरअसल इसमें क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है
जब वो किसी दूसरे के मन के भावों को अच्छे से समझ जाता है, उनकी मन स्थिति को अच्छे से समझ जाता है और उसके हिसाब से उसको कंट्रोल कर देता है, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर अंतर्वैयक्तिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है। और जो अपने ही मन स्थिति को समझ जाता है अच्छे से और उसको कंट्रोल कर लेता है, यानी अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ जाता है, तो उसको अंतःवैयक्तिक इंटेलिजेंस कहते हैं। तो कुछ लोग दूसरे की भावनाओं को, दूसरे के चेहरे को देख के तुरंत पढ़ लेंगे कि ये इस समय उदास है या इस समय ये खुशी है, अगर इस समय इससे हम कोई काम कहेंगे तो ये करेगा कि नहीं, इस समय ये नाराज़ है। बोले सामने वाला बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसके अंदर ये वाला गुण ज़्यादा है, जैसे ही उसको देखेगा तुरंत जान जाएगा ये कि इस समय किस मूड में है, किस अवस्था में है, और उसी के अनुसार ये रिएक्ट करेगा। ये गुण कुछ लोगों के अंदर, कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं दूसरे को देखकर पहचान जाता हूँ, मैं दूसरे के चेहरे को पढ़ लेता हूँ, इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो क्वालिटी सबके अंदर नहीं होती, जिसके अंदर होती है उसके अंदर, मतलब मान लीजिए कि इन 8 प्रकार में ये वाली बुद्धिमानी है उसके अंदर। और जो अपनी भावनाओं को समझ जाता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं इस समय रोने वाला हूँ, कैसे कंट्रोल करूँ अपनी भावनाओं को, मैं इस समय हंसने वाला हूँ, नहीं हंसना चाहिए, ऐसी परिस्थिति है कि हाँ हंसूंगा तो लोग मुझे गधा समझेंगे, तो मैं हंसी भले आ रही लेकिन हंसूंगा नहीं। कहीं ऐसी जगह गए जहाँ शोक सभा है, अब वहाँ हंसी आ रही, हंस दिए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मतलब ये वाला गुण बहुत नहीं है। तो अब ये दोनों मिला करके एक अलग EI का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जिस व्यक्ति के अंदर ये दोनों इंटेलिजेंस होते हैं, कहा जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। और आज के समय में इन सारे गुणों में, इन सारी बुद्धिमानियों में इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमानी जिसके अंदर है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होता है। प्रायः जो नेता होते हैं ना, नेताओं के अंदर ये तो गुण है ही, वो तो जाहिर सी बात है, बिना इसके तो बोल ही नहीं पाएंगे, वक्ता ही नहीं बन पाएंगे। साथ ही ये दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अगर लूँ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर EI बहुत ज़्यादा है। सबसे बेस्ट उदाहरण है इमोशनल इंटेलिजेंस के। कौन सी परिस्थिति है, किसको क्या कहा जाए, कहाँ क्या पहना जाए, ये तुरंत भांप लेते हैं और सामने वाले को प्रसन्न कर देते हैं। उनकी बुराई जो भी हो वो अलग बात है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा, भाव समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप जहाँ भी जाएं, आप जिससे भी मिलें, बिल्कुल उसके जैसा हो जाएं, उसको मतलब ये महसूस हो कि आप उसके सबसे बड़े हितैषी हैं, फिर आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। तो ये गुण तो सबके अंदर नहीं हो पाएगा ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं अपनी प्रकृति से समझौता नहीं कर सकता, मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा, सामने वाला गया भाड़ में, मुझे जो कहना है मैं कह दूँगा, उसको अच्छा लगे या बुरा। तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं है, वो व्यक्ति बहुत कारगर नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर ये गुण है, वो भले उसके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन सामने वाले के मन में जो चल रहा है वैसा रिएक्ट करेगा। आप देखेंगे पूर्वी भारत में जब वो जाते हैं तो वहाँ की जैसी जनजातियों वाली टोपी पहन लेते हैं, गुजरात जाते हैं वहाँ का वेशभूषा अलग, राजस्थान जाते हैं वहाँ का अलग पहन लेते हैं, यूपी में आते हैं हर जगह का अलग, सब जहाँ गए वो लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारे ही हैं, सब लोगों को प्रसन्न कर दी। तो ये गुण सबसे ज़्यादा है और कहा जाता है कि इस समय यही गुण जिसके अंदर हो गया वो दरअसल सबसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज जिसके पीछे भीड़ वही सबसे सफल व्यक्ति माना जाता है। तो एक बच्चे के अंदर एक से अधिक इंटेलिजेंस हो सकते हैं, अगर एक से अधिक नहीं हुए तो कम से कम इनमें से कोई न कोई तो ज़रूर होगा। और इसकी पहचान, हालांकि इसको पहचानने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। अब इसी में एक अगला कॉन्सेप्ट आता है IQ, इंटेलिजेंस क्वेशेंट यानी बुद्धिमत्ता गुणांक। यानी एक फार्मूला होता है, उससे ये नापा जाता है कि बच्चे का जो दिमाग है वो कितना तेज़ चलता है, यानी ये जो बुद्धि है उसके अंदर, वो बुद्धि का जो मतलब स्पीड है कैलकुलेशन करने का वो कितना तेज़ है। तो जिसका बहुत तेज़ होता है, फास्ट होता है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी सीखता है, जिसका स्लो होता है वो किसी चीज़ को कम सीखता है। तो जिसका IQ बहुत तेज़ वो बहुत सफल। यानी शुरुआत में क्या हुआ
जब समाज का विकास हो रहा था तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो सफल होगा। क्योंकि उस समय ऐसा था भाई, जो नदी में कूदेगा वही मछली पकड़ेगा, जो बैठा रहेगा वो कहाँ से मछली पकड़ेगा। जो शिकार के पीछे भागेगा वही शिकार कर पाएगा, जो बैठा रहेगा। तो जो जितना ही शिकार के पीछे भागेगा वो उतना ही शिकार करके आएगा। जो जितना ही किसानी में मेहनत करेगा, खेती करेगा, वो उतना ही अन्न उपजाएगा। जो जितना ही पशुओं को चराएगा वो मतलब उतना ही उसके पास दुधारू ज़्यादा होंगे, दूध हो पाएगा, सब कुछ। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ये देखा गया कि नहीं, मेहनत सब कुछ नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। मेहनत थोड़ी ना होगा, मेहनत तो एक लेबर सबसे ज़्यादा करता है, उसका मालिक बिल्कुल मेहनत नहीं करता। तो लेबर ही रहता है, वो तो कितना कमा पाता है। मालिक तो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, क्योंकि मालिक के पास बुद्धि है, लेबर के पास बुद्धि नहीं है, श्रम है। तो मेहनत का कॉन्सेप्ट हट के क्या आ गया, बुद्धिमानी का कॉन्सेप्ट, कि जिसके अंदर ज़्यादा बुद्धि वो ज़्यादा सफल। लेकिन अब बुद्धि में भी एक स्टेप आगे बढ़ गए तो आ गया IQ, यानी बुद्धि में भी बुद्धि जिसकी तेज चलती है सबसे, वो सबसे सफल होगा। बुद्धि बहुत हो लेकिन आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो भी काम नहीं। तो जिसका IQ तेज 150, 160, 140, वो बहुत बुद्धि तेज वाला लड़का है, वो किसी भी चीज़ को जल्दी समझेगा। तो IQ पे आके टिक गया। लेकिन अब देखा गया कि अरे नहीं, ऐसे ऐसे तो बहुत लोग हैं जिनकी IQ बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं किसी चीज़ को, लेकिन वो ज़िंदगी में सफल नहीं हुए। बहुत तेज़ IQ वाले भी सफल हुए और जिनका IQ बहुत तेज़ था वो सफल नहीं भी हुए। तो अगर IQ तेज़ वाला सफल होना चाहिए तो सबको सफल हो जाना चाहिए ना। कुछ IQ तेज़ वाले असफल क्यों हो गए, इस पर स्टडी जब चलने लगी तब पता चला नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा सफल होगा। अभी यही थ्योरी चल रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका बच्चा, आपका छोटा भाई, आपका विद्यार्थी किस क्षेत्र में सफल होगा, ये बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं। क्योंकि आप उसको अगर देख रहे हैं तो ये ज़रूर पता कर लेंगे कि वो उसको किस चीज़ में रुचि है, कौन सी बुद्धि उसके अंदर है, और जो है उसी पर मेहनत किया जाएगा, तभी वो व्यक्ति बहुत सफल होगा, बहुत आगे बढ़ेगा, अन्यथा बहुत सफल नहीं हो पाएगा। अब इसी में अगला कॉन्सेप्ट आएगा, हम आपको बताएंगे कि एक होते हैं अभिरुचि, एप्टीट्यूड, जो प्राकृतिक होती है, जन्मजात होती है, और फिर उसके बाद रुचि होती है। तो अभिरुचि और रुचि दोनों इससे अगर मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद उसकी अभिरुचि भी यही है और उसकी रुचि भी यही है, तीनों चीज़ें अगर मिल गई तो फिर 100% वो सफल हो जाएगा। इसकी सफलता की गारंटी 100% है। अगर उसके अंदर ये बुद्धि है लेकिन रुचि नहीं बन रही है, तब भी बहुत सफल नहीं हो पाएगा। जैसे कहा जाता है कि लता मंगेशकर को अगर क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता तो कितनी सफल होती, और सचिन तेंदुलकर को गाना गाने के लिए कहा जाता तो कितने सफल होते, बहुत सफल नहीं हो पाते, है ना। तो कुछ प्रैक्टिस करके कुछ सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन वास्तविक सफलता यानी बहुत आगे नहीं बढ़ सकते प्रैक्टिस से। बहुत आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर जो है उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लता मंगेशकर को गाने पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी के तहत जिसके अंदर जो है उस क्षेत्र में उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब उसको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, तो आज बस यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम IQ पर और रुचि और फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। जितना ही आप पसंद करेंगे, जितना ही आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे, उतना ही हम आपको डीपली बढ़ाते जाएंगे। ये सब हमारे सब्जेक्ट का है, हमने खूब बहुत विस्तार से इसको पढ़ा है, क्योंकि UPSC में बहुत अच्छे से एक सब्जेक्ट है इथिक्स में दर्शन शास्त्र, मैंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल साइंस, ये चारों मिला करके इथिक्स बनाया गया है, और इन चारों के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहा हो UPSC की या न तैयारी कर रहा हो, उसको इथिक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो इथिक्स में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है। अगर आप
हमारा हौसला अफजाई करेंगे तो हम एकदम एक एक बात बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये हर इंसान को जाननी चाहिए। माँ बाप पढ़े या ना पढ़े उससे क्या मतलब है, माँ बाप पीछे पढ़े थे या नहीं पढ़े थे उससे क्या मतलब है, लेकिन अब तो आवश्यकता है ना, तो उनको जानना चाहिए। इंसान दिन भर टीवी देखता है, फिल्म देखता है, गाना सुनता है, कार्टून देखता है, उससे अच्छा है वो कुछ ज्ञान की चीज़ें देखता रहे, उसको नॉलेज होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट करके सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।